Types of nucleus group. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस ग्रुप में सबसे फर्स्ट बेटा अपन बात करेंगे, पहला जो ग्रुप है उसको अपन कहेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आइसोटोप्स अपन उनको कहेंगे जिसमें एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब अपन कह रहे कि ऐसे न्यूक्लियस ग्रुप जिसमें सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोटोप में हम कहेंगे सेम एटॉमिक नंबर, जेड की वैल्यू बेटा सेम होना चाहिए, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। आइसो मतलब अपन कह रहे कि सेम, टोप्स मतलब प्रोटॉन जिसमें प्रोटॉन सेम रहते हैं बट मास नंबर डिफरेंट, मतलब न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, उसको अपन आइसोटोप्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा अपन हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें तो 1h1, 1h2, 1h3 बेटा, ये अपन कह रहे कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 1h1, 1h2 and 1h3, that is the isotopes of hydrogen। अभी जो 1h1 है उसको अपन कहेंगे बेटा प्रोटियम, इसको अपन प्रोटियम कहेंगे। 1h2 उसको अपन ड्यूट्रियम कहेंगे, ड्यूटेरियम। और 1h3 को बेटा अपन ट्रीटियम कहते हैं, ये इसके नाम है। 1h1, 1h2 एंड 1h3 ये हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम कार्बन के आइसोटोप्स की बात करें तो 6C12 एंड बेटा 6C14, ये आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन के आइसोटोप्स है। फिर बेटा अपन बात करते हैं आइसोटोप्स के बाद में सेकेंड ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड आइसोबार। आइसोबार इसमें अपन कहेंगे सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर but different atomic number, different atomic number, उसको अपन आइसोबार कहेंगे। मास नंबर सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें 7 एंड बेटा 14 एंड 6C14 बेटा, ये दोनों अपन कह रहे कि आइसोबार है। देखो दोनों में मास नंबर सेम है, इसमें बेटा मास नंबर 14 है और इसमें भी मास नंबर 14 है, इसमें एटॉमिक नंबर 7 है और इसमें एटॉमिक नंबर 6 है। तो दोनों में एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर बेटा सेम है, तो दोनों कैसे होंगे बेटा आइसोबार होंगे। चलो थर्ड अपन बात करते हैं आइसोटोन्स। पहले आइसोटोप्स फिर आइसोबार, अभी अपन बात करेंगे आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में अपन कह रहे कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसको अपन आइसोटोन्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करें बेटा ट्रीटियम 1h3 एंड 2He4, अगर इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 3 - 1, कितना हो गया बेटा 2। और अगर हम इसकी बात करें तो 4 - 2 कितना हो गया 2। तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेटा सेम है, तो उसको अपन आइसोटोन्स कहेंगे। 1h3 एंड 2He4, ये बेटा आइसोटोन्स है, आइसोटोन्स है। फिर बेटा अपन बात करते हैं आइसोटोन्स के बाद में आइसोटोन्स के बाद में अपन बात करेंगे आइसोमर बेटा, आइसोमर।
सेम अपन कह रहे कि मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर बट शोज डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी। डिफरेंट टाइप की, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये आर है, एच है, या लिवो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, या डेक्स्ट्रो है। तो आइसोमर में अपन कहेंगे सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर एंड mass number but shows different optical activity। उसको अपन आइसोमर कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे बेटा अपन कहेंगे कि ब्रोमीन है, ब्रोमीन हैज टू आइसोमर। ब्रोमीन है, उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों सेम है बट अपन कह रहे कि दो डिफरेंट आइसोमर शो करता है, इसलिए अपन कह रहे कि ब्रोमीन हैज टू आइसोमर। फिर बेटा अपन बात करेंगे आइसोडायाफर्स। आइसोडायाफर्स, आइसोडायपर्स में अपन कहेंगे कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम रहता है। मतलब अपन कह रहे हैड सेम डिफरेंस, सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेटा ए माइनस जेड होता है और प्रोटॉन जेड होता है, और उसका डिफरेंस बेटा अपन कह रहे कि कांस्टेंट है। तो यहाँ से अपन कहेंगे कि ए माइनस टू जेड वो अगर कांस्टेंट है तो उनको अपन आइसोडायाफर्स कहेंगे। ए यहाँ पर मास नंबर है और जेड बेटा एटॉमिक नंबर है। ए माइनस जेड क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो उन सबको आइसोडायाफर कहेंगे। जेड अपन कह रहे कि एटॉमिक नंबर है। न्यूक्लियस को अपन कैसे मेजर करेंगे, तो सबसे पहले जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो क्रेडिट बेटा किसको जाता है, रदरफोर्ड को। और रदरफोर्ड ने ड्यूरिंग बेटा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने कहा द क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कॉल्ड रेडियस बेटा। ड्यूरिंग अपन कह रहे कि अल्फा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, द closest approach distance the closest approach distance of the alpha particle during Rutherford alpha scattering experiment, Rutherford alpha scattering experiment is called radius of nucleus, radius of nucleus। आयुटा अपन कह रहे कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती क्या है, तो जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो बेटा अपन कह रहे मास नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे ए जो है उसको बेटा अपन कहेंगे मास नंबर, मास नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट बेटा अपन लगाएंगे आर नॉट। तो अपन कह सकते हैं बेटा आर इक्वल्स टू आर नॉट ए टू दी पावर 1/3 है। और आर नॉट उसको अपन कहेंगे बेटा फर्मी कांस्टेंट, आर नॉट दैट इज कॉल्ड फर्मी कांस्टेंट। और इस फर्मी कांस्टेंट की जो वैल्यू है आर नॉट वो होता है बेटा 1.0
इंटू बटा 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है, या इसको अपन 1.2 फर्मी भी कह सकते हैं। 1 फर्मी जो है 1 फेम्टोमीटर या 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। 10⁻⁻15 मीटर को अपन 1 फेम्टोमीटर भी कहते हैं। 1 फेम्टोमीटर 1 फेम्टोमीटर या बेटा इसको अपन 1 फर्मी कहेंगे, या 1 फर्मी। 1 फेम्टोमीटर या 1 फर्मी। तो रेडियस जो है r इक्वल्स टू r नॉट ए टू दी पावर 1/3 के इक्वल होता है। नोट सर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बाद में बेटा अपन बात करेंगे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये भी एकदम छोटा सा चैप्टर है बेटा, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अभी अपन कह रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस अगर अपने को फाइंड करना है तो कैसे अपन फाइंड करेंगे बेटा। इन जनरल डेंसिटी जो है उसको बेटा अपन रो से डिनोट करेंगे, और डेंसिटी होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को अगर अपने को डिफाइन करना है तो क्या होता है बेटा मास बाय वॉल्यूम। अभी अपन कह रहे कि फॉर एग्जांपल जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक ZXA ये एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के मास की अगर अपन बात करें तो मास को अपन रो लिखना है। इसका बेटा मास नंबर A है, और एक न्यूक्लियन का मास बेटा आपने स्मॉल m लिया तो टोटल मास क्या होगा स्मॉल m इंटू ए बेटा। वॉल्यूम क्या होता है तो वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब था। r उसकी रेडियस है, और अभी हमने रेडियस फाइंड किया था r इक्वल्स टू r नॉट ए टू दी पावर बेटा 1/3 की वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिला बेटा स्मॉल m a अपॉन 4/3 पाई r नॉट क्यूब इंटू ए के इक्वल होगा। ये से बेटा कैंसिल आउट हो गया। तो डेंसिटी की अगर अपन बात करें मास ऑफ वन न्यूक्लियन तो हम लिख सकते हैं बेटा 1.675 इंटू 10⁻⁻27 इंटू बेटा 3 हो गया अपॉन 4 पाई की वैल्यू 3.14। आर नॉट को बेटा अपन लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻15 और उसका होल क्यूब। और जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ से बेटा रो अपने को मिलता है 2.33 इंटू बेटा 10⁻+17 किलोग्राम के इक्वल होता है। डेंसिटी ऑफ अपन कह रहे न्यूक्लियस है, और सबसे इंटरेस्टिंग बेटा क्या है कि डेंसिटी है वो मास नंबर का इंडिपेंडेंट होता है। डेंसिटी जो है वो मास नंबर का सॉरी किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। डेंसिटी अगर अपन बात करें तो यह है 10⁻17 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब।
और सबसे इंटरेस्टिंग बेटा ये है कि डेंसिटी कांस्टेंट है, मास नंबर का इंडिपेंडेंट है। और डेंसिटी देखो कितना डेंस है, हम कह रहे हैं कि अर्थ का अगर मास की हम कैलकुलेट करें अर्थ के मास को, तो अर्थ का मास भी बेटा कितना होता है, 10⁻30 किलोग्राम होता है, सॉरी 10⁻24 केजी होता है। और इसका मास 1 मीटर क्यूब के अंदर मास कितना है, 10⁻17 किलोग्राम था। इतना अपन कह रहे कि हैवीली डेंस होता है, इसका मतलब इस न्यूक्लियस को क्रॉस करके कोई पार्टिकल बाहर नहीं निकल सकता, इतना ज्यादा डेंस है बेटा। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, density of nucleus is the particle independent. Density of nucleus is particle independent, मतलब पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है। हर न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, जो मास नंबर पर डिपेंड नहीं कर रही है, चाहे वो हाइड्रोजन एटम हो, चाहे ऑक्सीजन एटम हो, चाहे यूरेनियम है, सबकी डेंसिटी अपन कह रहे कि कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स is the strongest force among all fundamental forces. The strongest force among all fundamental forces. The strong nuclear force is the strongest force among all fundamental forces. Second बेटा अपन कहेंगे strong nuclear force, strong nuclear force acts between two न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस प्रोटॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी हो सकता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी हो सकता है। मतलब अपन कह रहे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट करता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट करता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पार्टिकल इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा नहीं कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कम फोर्स लगेगा और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कुछ अलग लगेगा। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स is particle independent, particle independent। और वो चार्ज का भी इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज होता नहीं, केवल प्रोटॉन के पास So what do you mean particle independent? पार्टिकल इंडिपेंडेंट का मतलब अपन कह रहे हैं कि वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता है, वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी उतना ही लगेगा और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी उतना ही लगेगा। Oh, है ना, मतलब ऐसा नहीं कि प्रोटॉन प्रोटॉन पे अलग फोर्स लग रहा है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अलग लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में अलग लगेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, समर के इस फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। हाँ इस फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, बट अपन कह रहे कि वो वेरी लेस डिस्टेंस तक एक्ट करता है, जैसे लेस देन 10⁻⁻15 मीटर का इसका रेंज होता है। Okay. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स एट वेरी लेस डिस्टेंस होता है, और वो डिस्टेंस होता है बेटा लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियस के बाहर अपन कह रहे कि एक्ट नहीं करता है। अगर अपन कह रहे कि साइज जो इंक्रीज हो जाएगी तो उस केस में अपन कह रहे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कम लेस इफेक्टिव हो जाता है ना। इसलिए अपन कह रहे कि कुछ न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब वो डिसइंटीग्रेट होते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कम इफेक्टिव हो जाता है, और कम इफेक्टिव होने के कारण अपन कह रहे कि न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है।
तो इसलिए अपन कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है acts at very beta less distance d equals to 10⁻⁻15 मीटर। अभी अपन कह रहे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी, जैसे बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में अगर ग्राफ अपन देखें तो ग्राफ बेटा कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका स्टेबिलिटी कर्व है ना। ये अपन कह रहे कि पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस r है। ये जो डिस्टेंस r इक्वल्स टू r नॉट है उसको अपन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहेंगे। इस रीजन में जैसे अपन कह रहे कि हम फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो फोर्स क्या होता है माइनस डी यू बाई डी आर बेटा। अगर इस रीजन में जैसे ये ए है, ये बेटा बी है, ये सी है, ए बी सी, ए बी रीजन में अगर अपन बात करेंगे तो स्लोप क्या बेटा नेगेटिव है ना, माइनस डी यू बाई डी आर। अगर अपन फोर्स की बात करें तो स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप जब अपन कह रहे कि क्लॉकवाइज अपन बात करेंगे तो स्लोप नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस रीजन में बेटा अपन कह रहे कि ये रिपल्सिव नेचर होगा, और अपन कह रहे कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है बेटा, है ना। ये जैसे इस टाइप से स्लोप है और स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब अट्रैक्शन नेचर होगा। So मतलब कि लाइक प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो होता है वो अगर प्रोटॉन, करीब, हाँ अगर देखो, करीब है तो फिर रिपल्शन। हाँ अगर अपन कह रहे हैं कि प्रोटॉन और प्रोटॉन साइज अगर 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा हो गया तो वहां पे प्रोटॉन प्रोटॉन का अपन कह रहे कि इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा इफेक्टिव हो गया, मतलब न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कम हो गया। वहां पे अपन कह रहे कि रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा दूर जाएगा तो फिर अट्रैक्टिव नेचर आएगा। हाँ ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली अपन कह रहे हैं कि न्यूक्लियस की, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के बीच में स्टेबिलिटी होता है, वो अपन ग्राफ देख रहा है, बता रही है। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑन द बेसिस ऑफ n बाई जेड रेशियो। n यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जेड अपन कह रहे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बेटा अपन कह रहे कि if n इज ग्रेटर देन जेड है बेटा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे, तो उस केस में बेटा अपन कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा इफेक्टिव होगा कंपेरेटिव टू प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अगर लेस डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा इफेक्टिव हुआ, बट अगर साइज बढ़ता है तो उस केस में अपन कह रहे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लेस इफेक्टिव हो जाता है कंपेरेटिव टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस केस में अपन कह रहे कि मोर स्टेबिलिटी होगा, मोर स्टेबल होगा, वो न्यूक्लियस कंपेरेटिव ज्यादा स्टेबल होगा। अगर अपन कह रहे कि इफ n लेस देन जेड है तो उस केस में अपन कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो बेटा लेस इफेक्टिव होगा, लेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ गए और प्रोटॉन बढ़ते ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में बढ़ जाएगा, और उस केस में अपन कहेंगे लेस स्टेबल होगा। ये अपन कह रहे कि लेस स्टेबल है।
तो अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि जैसे अभी अपने माइंड में एक ये क्वेरी आती है कि जैसे यूरेनियम की बात करें जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन की कंपेरेटिव ज़्यादा है, उसके बावजूद भी अपन कह रहे हैं कि वो लेस इफेक्टिव मतलब अनस्टेबल हो जाता है न्यूक्लियस, वो रेडियो एक्टिविटी शो करता है। उसका रीजन क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो ज़्यादा है उसके साथ में उसकी रेडियस भी इंक्रीज हो गया। और मैंने कहा कि रेडियस जब 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लेस इफेक्टिव हो जाता है। इसलिए ऐसे न्यूक्लियस जिसका मास नंबर 82 से ज़्यादा है ना, एटॉमिक नंबर सॉरी 82 से ज़्यादा है, वो सभी रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। तो यहाँ पे अपन एक नोट करके लिख लेते हैं, द न्यूक्लियस which has atomic number greater than 82 shows radioactivity because their radius increases, yeah, due to 82 shows radioactivity because increment of radius because due to increasing the radius, the strong nuclear force the strong nuclear force becomes less effective. Hence, they show अनस्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो गया, ब्रेक हो रहा है बेटा, दूसरे न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो रहा है और छोटे न्यूक्लियस मिलकर अपन कह रहे हैं कि बड़े न्यूक्लियस बनाते हैं। तो ये अनस्टेबिलिटी अपने n/z रेशियो के अकॉर्डिंग टर्म डिफाइन करेंगे 1 AMU बेटा, 1 AMU इसको अपन कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट की अपन बात कर रहे हैं। और 1 एटॉमिक मास यूनिट होता क्या, तो सिंपल बेटा अपन कह सकते हैं द मास ऑफ, या अपन कहेंगे 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम is called 1 AMU बेटा, उसको अपन 1 एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। दैट मीन्स 1 AMU की अगर अपन बात करें तो बेटा कार्बन जैसे 1 मोल कार्बन है उसका मास होता है 12 ग्राम। तो ये बेटा अपन कह रहे कि 1 मोल का मास 12 ग्राम है, उसको केजी में चेंज किया तो -3 हो गया। और 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बेटा, तो 1 एवोगैड्रो नंबर, तो उसको अपन लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 हो गया। और उसका मास बेटा कितना है, और इसका 1/12 बेटा पार्ट, ये अपन कह रहे कि 1
एएमयू के इक्वल होगा। एक कार्बन एटम का मास डिवाइड बाय 12, उसको अपन 1 एएमयू कहेंगे। मीन्स यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि इसको सॉल्व करते तो हमें मिलता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम का। ये 1 एएमयू मास की वैल्यू है। 1 AMU equals to 1.66 into 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल होगा। एज बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने को याद रखना है। to Einstein's theory of relativity, the energy equivalent to mass delta n is given by, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि जो एनर्जी है E वो कितना होगा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के इक्वल होगा। E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे हैं कि एनर्जी मास रिलेशन है। E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर के इक्वल है, जहाँ पे बेटा C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। C रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू होता है बेटा 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। ये बेटा अपन कह रहे कि इसकी वैल्यू है C की वैल्यू। अभी बेटा अपन कह रहे कि एनर्जी की एक अनदर यूनिट अपन देखेंगे, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी है बेटा, स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो किसके इक्वल होता है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल की एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU बेटा। एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU बेटा। 1 AMU एनर्जी के इक्विवेलेंट अगर हम एनर्जी देखें तो कितना होगा बेटा, तो यहाँ पे अपन कहेंगे 1 AMU, उसकी एनर्जी बेटा वो था 1.66 इंटू 10⁻⁻27, ये तो मास था, इंटू बेटा स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ और उसका स्क्वायर हो गया, और इसको बेटा हम E से मल्टीप्लाई और E से डिवाइड करेंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये बेटा वैल्यू अपने को मिलता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1 AMU एनर्जी, 1 AMU का इक्विवेलेंट एनर्जी है। तो 1 AMU अगर एनर्जी दिया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट एनर्जी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। इफेक्ट है क्या, तो यहाँ पे अपन कहेंगे द मास डिफरेंस बिटवीन द actual mass of the nucleus and the mass of the nucleus, टोटल जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है उन सभी के मास का और एक्चुअल मास का जो डिफरेंस होगा उसको अपन मास डिफेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं द मास डिफरेंस बिटवीन द mass of nucleus and the mass of nucleus actual mass of nucleus is called mass defect। उसको अपन मास डिफेक्ट कहेंगे।
दैट मीन्स सर ये डिफेक्ट क्यों होता है? मास डिफेक्ट का मतलब अपन कह रहे हैं कि जब अपन किसी न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बेटा अपन कह रहे हैं कि जेड एक्स ए एक न्यूक्लियस है, ये अपन कह रहे हैं कि न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस का एक्चुअल मास कैपिटल एम के इक्वल है। जब हम एक्चुअल मास की बात करते हैं तो एक्चुअल मास कैपिटल एम के इक्वल है, बट इसका मास कैपिटल एम जो है, अगर मैं इसके न्यूक्लियॉन्स की बात करता हूँ, मतलब अपन के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, उनका सबका टोटल मास अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो वो एम से ज्यादा होता है। मतलब एक्चुअल मास से न्यूक्लियस का मास ज्यादा होता है। इसका मतलब कुछ मास कम हुआ न्यूक्लियस के अंदर, तो वो मास कम हुआ, वो गया कहाँ पे, तो वो जो मास है वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और वही एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो देखो अपन क्या करें कि अगर डेल्टा एम अपने को कैलकुलेट करना है, तो हमने कहा मास ऑफ न्यूक्लियस, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, जेड, और एक प्रोटॉन का मास एम पी है, प्लस बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ए माइनस जेड, और एक न्यूट्रॉन का मास एम एन है, ये तो मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया, माइनस बेटा एम, उसको अपन कहेंगे मास डिफेक्ट, ये इसका मास डिफेक्ट है। न्यूक्लियस का मास एक्चुअल मास से ज्यादा होता है तो मास कम हुआ, उसी को बेटा अपन कहेंगे मास डिफेक्ट। तो डेल्टा एम द मास डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द बेटा एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। कोई भी अगर न्यूक्लियस जैसे जेड एक्स से हमने लिया, उसमें बेटा उसका एक्चुअल मास कैपिटल एम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे यहाँ पे जो हमने टर्म यूज किया जेड, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास, हम न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं इसलिए बेटा अपन इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अगर अपन एम पी की बात करें तो ये मास ऑफ वन प्रोटॉन है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन है। ए माइनस जेड वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है बेटा, और जो एम एन है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन का मास है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन वो एम एन है। और जो कैपिटल एम हमने यहाँ पे यूज किया दैट इज द एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। अभी यहाँ पे एक टर्म बेटा अपन नोट करके लिख लेते, कभी कभार रेयरली कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछा जाए, अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन की अगर अपन बात करें तो वो होता है बेटा मास डिफेक्ट अपॉन मास नंबर बेटा, तो ये होगा मास डिफेक्ट, टोटल कितना मास डिफेक्ट है पर यूनिट मास नंबर बेटा, तो टोटल मास डिफेक्ट अपॉन मास नंबर, उसको अपन पैकिंग फ्रैक्शन कहेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन एफ डेल्टा एम अपॉन ए के इक्वल है। तो ये एक्चुअल मास की जगह हम लोग एटॉमिक मास नहीं ले सकते, एक मास नंबर हमें? हाँ, जो अपन कह रहे कैपिटल एम है वो एटॉमिक मास है, एक एटम का मास है। मतलब कि पूरे एटम का इलेक्ट्रॉन के साथ? नहीं, ये अपन जब इलेक्ट्रॉन का मास अपन कह रहे कि वेरी स्मॉल होता है, अपन पूरा मास जैसे इलेक्ट्रॉन की कंपेरेटिव पूरा का पूरा मास अपन सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का हाँ। मास तो कितना होता है, 10⁻³ ऑर्डर का होता है, तो इसलिए अपन उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के मास को प्रोटॉन की कंपेरेटिव अपन वेरी स्मॉल मान सकते हैं, तो उसको हम हाँ। कंसीडर नहीं करते। और यहाँ पे अपन स्टडी न्यूक्लियस की कर रहे हैं, इसलिए अपन जो मास है वो न्यूक्लियस का मास है। एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी,
हम कहेंगे एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट के जो इक्विवेलेंट एनर्जी है उसको बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। द एनर्जी इक्विवेलेंट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास डिफेक्ट is called binding energy. The energy equivalent to the mass defect is called binding energy. That means अपन कहेंगे कि जो ई बी है वो अपने पास होगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम अपन कह रहे कि मास डिफेक्ट है, और मास डिफेक्ट अगर अपन देखें तो जेड मास ऑफ द प्रोटॉन, ए माइनस जेड मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस बेटा कैपिटल एम इंटू सी स्क्वायर। ये बेटा अपन कह रहे कि बाइंडिंग एनर्जी। अगर मास बेटा एएमयू में दिया हुआ है ना, तो अपन सी स्क्वायर की जगह 931 भी लिख सकते हैं। इफ masses are given in AMU बेटा एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उस केस में डायरेक्टली अपन बाइंडिंग एनर्जी अगर कैलकुलेट करना है, जेड मास ऑफ द एमपी, ए माइनस जेड मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस बेटा कैपिटल एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। ये अपन कह रहे कि बाइंडिंग एनर्जी होगी। डायरेक्टली अपन 1 AMU की इक्विवेलेंट एनर्जी से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 AMU की जो इक्विवेलेंट एनर्जी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अभी अपन बात कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस का। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, और इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस के बेसिस पर अपन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस मतलब ई बी एंड का, और अपन कहेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर का ए से डिवाइड करेंगे। और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास है जेड एम पी ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस बेटा कैपिटल एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ए बेटा। ये अपन कह रहे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होगा उतना ही न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी अपन यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि अपन कह रहे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस का ग्राफ है। इस टाइप से बेटा ये मास नंबर है, मास नंबर। ये बेटा अपन कह रहे कि ई बी एन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ये बेटा एनर्जी 0 है। कुछ न्यूक्लियस जैसे यहाँ पर 2He4 बेटा हीलियम न्यूक्लियस है, फिर अपन कह रहे 6C12 है, फिर अपन कह रहे कि 8O16 है, और ये बेटा अपन कह रहे कि सबसे मोस्ट स्टेबल अपन कह रहे कि न्यूक्लियस है, और ये आयरन है। ये अपन कह रहे कि आयरन 26Fe56 ये सबसे मोस्ट स्टेबल है, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। सबसे स्टेबल अगर न्यूक्लियस की बात करें तो वो अपन कह रहे कि
आयरन है। फिर बेटा अपन कह रहे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते वापस आयरन से, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये अपने पास बिस्मथ है, और उस बिस्मथ की बाइंडिंग एनर्जी, ये जैसे अपने पास बिस्मथ सर का 8.8 है या फिर 8.8 8.8 ओके 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी देखो ये जो कर्व है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस एक स्पेशल नेचर शो करता है। तो अभी अपन कह रहे हैं इसमें पहले तो अपन ये कहेंगे कि मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस shows स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी बेटा ज़्यादा रहेगी। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ज़्यादा है तो मोर स्टेबल होगा। आयरन है मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इसकी मैक्सिमम है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी बेटा कुछ न्यूक्लियस हैं ऐसे हैं जिसमें मास नंबर 4 का मल्टीपल है। वो बेटा एक पिक दिखा रहा है, देखो 2He4 अगर अपन बात करें, या 6C12 की बात करें, या 8 और 16 की बात करें, जिसका मास नंबर 4 का मल्टीपल है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस नेबर एटम्स या नेबर मॉलिक्यूल्स या नेबर न्यूक्लियस से ज्यादा है। इसका मतलब वो मोर स्टेबल है, उनके नेबर मॉलिक्यूल्स की कंपेरेटिव मोर स्टेबल है। सम न्यूक्लियस, some nuclei which had binding energy sorry which had which had mass number multiple of 4, multiple of 4 shows different nature and having binding energy, having greater binding energy per nucleon from neighbor nuclei। ऐसे जो न्यूक्लियाई हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी नेबर न्यूक्लियाई से ज़्यादा होती है। जैसे 2He4, 6C12, 8 और 16, ये सभी जिसमें 4 का मल्टीपल है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस नेबर से ज़्यादा होती है। इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। ए ए बेटा मास नंबर है, जिसका मास नंबर लेस देन 10 है, हैज लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, हैज लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, so to increase the stability, to increase the stability, they fuse to form a heavy nucleus which has
greater binding energy per nucleon binding energy per nucleon. A less than 10 has less binding energy per nucleus, so to increase the stability, they fuse to form a heavy nucleus which has greater binding energy per nucleus by releasing some energy. This reaction is called fusion. This reaction is called फ्यूजन. उस रिएक्शन को उठा अपन फ्यूजन रिएक्शन कहेंगे. इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस वो उठा अपन कह रहे ग्रेटर रहती है और उनको अपन फ्यूजन रिएक्शन कहेंगे. दूसरा बेटा अपन कह रहे कि ए ग्रेटर देन 82 था. सम न्यूक्लियस जिसका अपन कह रहे कि मास नंबर ग्रेटर देन 82 है हैज लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस less binding energy per nucleus per nucleon. They split into small nuclei which have greater binding energy per nucleon binding energy per nucleon by releasing the energy. This reaction is called fission reaction. Fission reaction. इस रिएक्शन को अपन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहेंगे. यहाँ पे एक और लिख लो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. आगे इसको वापस अपन डिटेल स्टडी करेंगे और इसको अपन कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. स्टूडेंट मोस्टली इसकी डेफिनेशन में मिस्टेक कर लेता है. फ्यूजन की जगह फ्यूजन लिख लेता है. फ्यूज का मतलब मिलना बेटा है ना. फ्यूज का मतलब मिलना, मतलब स्मॉल न्यूक्लियस मिलकर बड़े न्यूक्लियस बनाएंगे, उसको अपन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहेंगे. और जब बड़ा न्यूक्लियस स्प्लिट होकर छोटे न्यूक्लियस में चेंज होगा तो उसको अपन फ्यूजन कहेंगे. जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है. जो सन है या स्टार है उसमें एनर्जी का सोर्स जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर गिवन क्या है बेटा. तो एक तो अपने को दिया हुआ है 0 and 1 mass of the neutron and that is equals to 1.00879 U and mass of प्रोटॉन की अगर अपन बात करें 1h1 का, ये मास ऑफ प्रोटॉन है 1.00789 U. U का AMU का सिंबल है और मास ऑफ 6C12 उसका जो एक्चुअल मास है वो 12.00004 U के इक्वल है. ये बेटा अपने को गिवन है और अपने को बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करना है. फाइंड करो.
So 7.765605 65065 7.766065 सही है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर 7.765 7.765 है ना। 765605 7.765 5605 05 ठीक है। ये अपन कह रहे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। फाइंड its atomic mass find its atomic mass of the proton का गिवन है 1.00782 अब बेटा एक ये भी अपने को याद रखना है कि हमें मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन याद नहीं रखना है, और क्वेश्चन टू क्वेश्चन इसकी वेरिएशन अपन करें कि हमें मिलता है ना। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपने मास ऑफ द प्रोटॉन अलग लिया था, तो ये वेरिएशन बेटा मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि भाई हमने उस क्वेश्चन में ये दिखा था तो सब में वही ले, ऐसा जरूरी नहीं है। और ये बेटा क्वेश्चन है अपने पास, मास ऑफ द प्रोटॉन दिया हुआ है, मास ऑफ द न्यूट्रॉन हमें पता है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी पता है, और हमें बेटा मास फाइंड करना है, एटॉमिक मास। तो क्या फॉर्मूला बेटा, ई बी इक्वल्स टू जेड इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस एम इंटू बेटा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो ई बी अपने को कितना गिवन है 298 इक्वल्स टू जेड कितना है बेटा इसका 70, मास ऑफ द प्रोटॉन 1.00782 प्लस कितना हो गया बेटा 18 इंटू 1.0086665 माइनस बेटा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट, मीन्स ये बेटा 298 अपॉन 931.5 इक्वल्स टू 17 इंटू 1.00782 प्लस 18 इंटू 1.0086665 माइनस एम। तो एम अपने को फाइंड करना है और उसकी वैल्यू होता है 17 इंटू 1.00782 प्लस 18 इंटू 1.0086665 298 अपॉन 931.5। और ये बेटा अपन कह रहे कि एएमयू के फॉर्म में है ना, और इसका मास जब कैलकुलेट करेंगे 34.969 यू के इक्वल होगा। ये बेटा एटॉमिक मास है।